फ्रेंड्स, एराज मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। हम लोग इससे पहले पढ़े थे मगध साम्राज्य पर विभिन्न प्रकार के राजाओं के बारे में। तो हम लोग अब जो देखेंगे, जो हम लोग को पढ़ना है, वह है शिशुनाग वंश। देखिए, हम लोग मगध साम्राज्य के सबसे प्राचीनतम वंश वीररथ के बारे में पढ़ लिए थे, हर्यक वंश के बारे में पढ़ लिए थे, शिशुनाग के बारे में पढ़ लिए थे और शिशुनाग के बारे में हम लोग को पढ़ना बच गया था। तो हम लोग चाहेंगे कि एक बार इसको आप वीडियो पीछे का देख लीजिए ताकि आपको अच्छा से समझ में आए, और नहीं देखे तो जरूर देखिए। मेरा एक वीडियो है, बीच में छोटा सा रिवाइज टाइप का भी वीडियो डाल दिया है। इससे पहले एक वीडियो बनाया, फिर रिवाइज टाइप का वीडियो है, वह देख सकते हैं आपको, जो कम समय में रिवाइज आपको हो जाएगा। और फिर हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। तो हर्यक वंश के बाद हम लोग देखे थे कि इसमें जो आता है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश में हम लोग देखेंगे कि शिशुनाग वंश का जो आप देखिए संस्थापक जो होगा, संस्थापक के रूप में खुद आता है कौन? शिशुनाग। शिशुनाग याद रखना है। शिशुनाग के बाद इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है इस शिशुनाग वंश से, बस एक दो क्वेश्चन बनता है, उसको हम लोग देख लेते हैं। इसीलिए हम लोग यहाँ पे शॉर्ट में इसको देख के आगे बढ़ेंगे। या संस्थापक रूप में बोलेगा तो कौन होगा शिशुनाग वंश के? शिशुनाग। अब इसके बाद देखिए एक आता है कौन? काला अशोक। ध्यान रखना है इसको कि शिशुनाग वंश में अगला उत्तराधिकारी जो होता है उसका नाम है काला अशोक, और तीसरा जो है वह है नंदी वर्धन। ध्यान दीजिए इसको, तो नंदी वर्धन देखना है। होता क्या है कि हर्यक वंश में देखिएगा, देखिए हर्यक वंश में आप देखिएगा कि यहाँ पे देखिए एक बिम्बिसार होते हैं, एक बिम्बिसार के बाद देखिए अजात शत्रु होते हैं, अजात शत्रु के बाद आप देखिएगा कि होते हैं कौन? उदयन, जो पढ़े थे आप लोग पहले। और चौथा जो होता है उसको बोलते हैं नाग दशक। ध्यान रखिए कि यह नाग दशक जो है ना, नाग दशक के ही अपने देखिए अमात्य मतलब सेनापति क्या करते हैं कि इसको पद से हटाकर, जिसका नाम होता है कौन? शिशुनाग। नाग दशक को क्या करता है कि शिशुनाग ने अपने पद से इसको हटा देता है, और मगध साम्राज्य पर हर्यक के बाद एक नया वंश आता है जिसको हम लोग बोलते हैं शिशुनाग। यानी कि हर्यक वंश के अंतिम शासक नाग दशक को हटा के और उसके जगह पर शिशुनाग ने क्या करता है, अपनी एक नया वंश स्थापित करता है जिसका नाम रखता है शिशुनाग वंश। वंश बोलेंगे इसको, और शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग। तो इतना बात हम लोग देख लिए। अब देखिए यहाँ से देखिए ये जो थे सब ये अजात शत्रु देख रहे हैं, उदयन देख रहे थे। यहाँ अजात शत्रु से पहले तक मगध साम्राज्य की राजधानी रहता था राजगीर, लेकिन अजात शत्रु के बाद उदयन जो होते हैं, उदयन से क्या होता है कि राजधानी पाटलिपुत्र रहता है। आप जाके पीछे का वीडियो देख लीजिए, आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। अब यहाँ हम करेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा समय लंबा वीडियो बनेगा, इसलिए हम नहीं चाहते कि उस चीज़ को चर्चा करें। फिर भी आपको रिवीजन के तौर पर एक छोटा सा वीडियो 12-13 मिनट का वीडियो हम बना दिए हैं, जो आप देख सकते हैं। अब देखिए तो यहाँ उदयन अपनी राजधानी पाटलिपुत्र करता है, और राजधानी पाटलिपुत्र ही रहता है, लेकिन नाग दशक को जो पद से हटा देता है राजनीतिक साजिश करके, इसके कारण क्या होता है कि शिशुनाग ने डर से आता है अपनी राजधानी चेंज करता है। अब देखिए अभी आपको एक बार याद रखना है, मगध साम्राज्य पर राजधानी उदयन से पहले तक जितना शासक है, जो हम लोग पीछे पढ़ लिए हैं, वह अपनी राजधानी राजगीर ही बनाया था। लेकिन उदयन एक ऐसा व्यक्ति है जो पाटलिपुत्र की स्थापना करता है, वही पटना शहर का, और राजधानी भी पटना बना देता है। और उदयन के पुत्र का नाम होता है नाग दशक। नाग दशक को जब अपदस्थ करता है शिशुनाग, तो शिशुनाग डर से क्या करता है कि अपनी राजधानी पटना से हटाकर, क्योंकि ये कहाँ राजधानी बनाता है? पटना में। तो पटना से राजधानी को हटाकर, और शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ करता है? याद रखना है, पटना से हटाकर और ले आता है वैशाली। इसको याद रखना है, वैशाली। अब देखिए, लेकिन एक और बात याद रखना है कि शिशुनाग का अगला उत्तराधिकारी काला अशोक क्या करता है? राजधानी को पुनः ले आता है पटना। उस समय हम लोग पाटलिपुत्र बोलते हैं, पटना ले आता है। तो पूछेगा आपसे, बताइए कि शिशुनाग वंश से किस शासक ने राजधानी को पाटलिपुत्र स्थापित किया था? तो यह दोबारा फिर से पुनः पटना ही ले आया, समझ गए। अब शिशुनाग वंश के अंतिम उत्तराधिकारी को होते हैं नंदी वर्धन। नंदी वर्धन को हराकर, और नंदी वर्धन को हराकर महापदनंद जो होता है, इस पर क्या करते हैं? नंद वंश के स्थापना करते हैं मगध साम्राज्य पर। तो हम लोग को आगे देखेंगे नंद वंश के बारे में। तो देखिए ध्यान रखना है, नंद वंश के बारे में आप उस समय भी कुछ पढ़ ही लेते, छूटा तो नहीं था, लेकिन फिर भी हम एक बार यहाँ देख लेते हैं। नंद वंश के संस्थापक देखिएगा, संस्थापक के रूप में देखेंगे तो ये इसका नाम आएगा महापदनंद। ध्यान रखना है इसको, संस्थापक। अब पूछेगा कि नंद वंश के अगला शासक देखिएगा
कि अंतिम शासक होते हैं कौन? तो अंतिम शासक किस वंश के? नंद वंश के। तो उसका नाम जो होता है, ध्यान रखना है इसको बहुत अच्छा से, क्योंकि अंतिम शासक हमेशा पूछा जाता है और याद रखना भी है इसको। जिसका नाम है नंद वंश के अंतिम शासक होते हैं, यह कौन होते हैं? धनानंद। और धनानंद जो है, यह धनानंद होते हैं कहाँ पे? धनानंद होते हैं यह मगध के शासक होते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं कहाँ का शासक के बारे में? मगध साम्राज्य के बारे में। और मगध पर धनानंद जो होते हैं यह अयोग्य राजा होते हैं। यह जो होते हैं अयोग्य राजा होता है, यह अपने राजा सही से नहीं चला पाते हैं प्रजा को, और जिसके कारण क्या होता है कि इसको धनानंद को मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य इसको पराजित कर देता है। और पराजित करने के बाद मगध साम्राज्य पर एक नया वंश आता है, कौन? मौर्य वंश। लेकिन धनानंद और चंद्रगुप्त मौर्य को सीएम लिख दिए हम लोग। चंद्रगुप्त मौर्य और धनानंद के बीच में एक नया विदेशी यूनानी शासक सिकंदर आ जाता है, और उस सिकंदर के बारे में हम लोग बीच में पहले अध्ययन करेंगे और फिर हम लोग देखेंगे मौर्य वंश की स्थापना होगा। तो हम लोग देखते हैं आज अभी सिकंदर। देखिए, सबसे पहले सिकंदर जो थे यह यूनान के शासक थे। इसको मेसोडोनिया भी बोलते हैं। तो यह यूनान के शासक थे। आपसे पूछे कि सिकंदर कहाँ के शासक थे, तो सिकंदर कहाँ के? यूनानी शासक थे सिकंदर। इसको ध्यान रखना है कि सिकंदर कहाँ के शासक? तो यूनानी शासक। इसको अच्छा से याद रखिएगा। पूछेगा कि सिकंदर कहाँ के शासक, तो वह यूनानी शासक थे। अब देखेंगे हम लोग कि सिकंदर जो थे इनके पिता का नाम। तो सिकंदर के पिता का नाम देखेंगे तो याद रखना है, एक कंपनी का घड़ी क्या बोलता है, बॉल आता है जिसको फिलिप्स बोलते हैं। फिलिप्स कंपनी बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ थोड़ा सा याद रखने के लिए बोलेंगे फिलिप। क्या बोलेंगे? फिलिप। तो यह जो थे इनके पिता का नाम क्या था? तो पिता का नाम था फिलिप द्वितीय। जो कहाँ के? याद रखना है, यह जो थे यूनान के शासक थे। कहाँ के शासक? यूनान के। फिलिप द्वितीय जो थे यूनान के शासक थे। उसको थोड़ा सा याद रखना है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि आप जो देखिएगा कि सिकंदर के जन्म के बारे में पूछेगा, जन्म स्थान के बारे में पूछेगा, यह सब पूछते रहेगा। तो हम लोग देखेंगे जन्म स्थान के बारे में। देखिए, यह जन्म स्थान जो है, सिकंदर के जन्म स्थान यूनान में ही हुआ था। कहाँ पे हुआ था? याद रखना है इसको, यूनान। एक सेकेंड, जन्म जो हुआ था यूनान में हुआ था। कहाँ पे? यूनान। तो यूनान के एक छोटा सा जगह है जिसको हम लोग याद रखेंगे कि यूनान के छोटा सा जगह को बोलेंगे मकदूनिया। क्या बोलेंगे? मकदूनिया। मकदूनिया याद रखना है, मकदूनिया। तो यह जो है सिकंदर के मतलब यूनान देश में छोटा सा एक जगह है जिसको बोलते हैं मकदूनिया में ही जन्म हुआ था। और वहां पे जन्म कब हुआ था? तो उसको बोलेंगे 356। क्या बोलेंगे? 356। अब हम लोग इसको थोड़ा सा देखेंगे कि डेट जो याद रखना है, इसको इरेज करते हैं ताकि हमको बताने में सहूलियत हो जाए। यूनान के मकदूनिया में जन्म हुआ था सिकंदर को, लेकिन यह जन्म स्थान हो गया। इसके बाद देखेंगे तो जन्म कब हुआ था? 356 या भारत अभियान 325। इसके बाद देखिए वापस 326 हो जाएगा। 326, 325, 325 और देखिए मृत्यु जो होता है 323। ध्यान रखना है। अब हम लोग देखेंगे दो चीज याद रखेंगे। कभी भी याद करने के लिए आपको अगर कोई बोले तो याद रखने का तरीका ऐसे देखिए, बोलेंगे 356, 326, 325, 323। कैसे बोलेंगे? देखिए 356, 326, 325 और 323। पहले हम लोग डाटा को याद रखेंगे अच्छा से, तभी जाएगा कोई चीज याद रहेगा, नहीं तो दिक्कत रहेगा। एक बार फिर से रिपीट करेंगे, 356, 326, 325 और 323। ये डाटा याद रख लीजिएगा। तो अब समझ यहाँ पे कि डेट ऑफ बर्थ जो है सिकंदर की जन्म जो हुआ था वह 356 में हुआ था। भारत अभियान के लिए विश्व विजेता बनने के ख्याल से सिकंदर जो भारत की ओर चलते आ रहा था,
वह जब चलते आ रहा था सबसे पहले देखिएगा कि सिंध के आसपास के क्षेत्र को वह जीत लिया था, और जीत इसलिए लिया था कि वहाँ के राजा ने उससे युद्ध किया ही नहीं। तो भारत अभियान के लिए पूछा कि सिकंदर ने भारत विजय के लिए या भारत अभियान के लिए किस वर्ष चला, तो 326 में भारत अभियान के लिए सिकंदर चल दिया था। इसके बाद देखिएगा कि 326 में जब आता है तो देखिए कि यह 326 में आने के बाद वापस जाता कब है, तो 325 में, और 325 में जब वापस जाते रहता है तो याद रखना है कि उनकी मृत्यु हो जाता है, और मृत्यु कब, 323 में। मृत्यु के बोलेगा स्थान कहाँ पे, तो मृत्यु स्थान को हम यहाँ चर्चा कर देते हैं। यह एक जगह है बेबीलोन। तो बेबीलोन में जाते समय उसको सिकंदर की हत्या हो जाता है, मतलब मृत्यु हो जाता है, ध्यान रखना है। अब फिर से एक बार रिपीट करेंगे, 356, 325, 356, 326, 325, 323, इसको याद रखना है। 356 में हम लोग देखेंगे बिना कुछ इधर देखे हुए बोलेंगे 356 में जिसका जन्म हुआ था, 326 में भारत अभियान के लिए चल दिया था, 325 में देखिएगा कि वह वापस जा रहा है, और जब वापस जाते रहता है 323 में क्या होता है, वह मर जाता है। लेकिन एक बात याद रखना है, इस सब के पहले बाद में बीसी 356 बीसी में, 356 बीसी में, 356 बीसी में, 325 बीसी में, 323 बीसी, मतलब ईसा पूर्व के बात हम लोग कर रहे हैं। अब देखिए इनके पत्नी जो है, पत्नी के नाम देखिएगा तो एक सामुना कथा हम लोग लगाते थे और बहुत ज्यादा बचपन में उसका प्रचार आता था, जिसका नाम है रेक्सोना। तो पत्नी जो है, इसके पत्नी, तो सिकंदर के पत्नी के बारे में हम लोग याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे, देखिए सिकंदर की पत्नी जो ऊपर तो आप पढ़ ली है, तो हम लोग इसको ऊपर कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सिकंदर की पत्नी का नाम है, इसको याद रखें, रेक्सोना। क्या बोलेंगे, रेक्सोना। इसको अच्छा से याद रखना है, रेक्सोना सिकंदर की पत्नी का नाम है, ऐसे लिखेंगे हम लोग रेक्सोना, रेक्सोना, रेक्सोना। याद रहेगा ना, क्यों याद रहेगा कि सिकंदर की पत्नी का नाम क्या है, रेक्सोना, सामुन का नाम है रेक्सोना, आप देख लीजिए कहेंगे। अब देखिए इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सिकंदर के जो घोड़ा था, उस घोड़ा का देखिए तो नाम है क्या, तो बौफेला, बौफेल, बौके, सॉरी यहाँ पे बोलेंगे बौके, बौफला, बौफला नाम है। पूछा कि सिकंदर के सेना का नाम क्या था, बौफेला। और याद रखना है सिकंदर जो है, यह बौफेला के नाम पर आप देखिएगा कि झेलम नदी पर एक क्या बनाया है, तो सिकंदर के बारे में हम लोग देखेंगे कि देखिए यहाँ पे सिकंदर के घोड़ा का नाम था बौफेला, और सिकंदर झेलम नदी के तट पर बौफेला घोड़ा के नाम पर एक शहर बसाया है। बुक्केफेला शहर की स्थापना किया है, और कहाँ किया है, तो याद रखना है यह जो किया है झेलम नदी पर। पूछेगा आपसे, बताइए कि सिकंदर ने किस नदी पर एक बौफेला शहर को बसाया है, तो झेलम नदी। सिकंदर ने किस नदी पर बौफेला शहर को स्थापना किया है, तो झेलम नदी। अब देखिए, अब आपको अभी हम चर्चा कर भी दिए थे कि यह एक मतलब हम लोग देख रहे थे क्या कि सिकंदर के, देखिए यहाँ पे आप दिखाई देता होगा समकालीन, सिकंदर के जो समकालीन है, सिकंदर के समकालीन को हम लोग बोलेंगे क्या, तो उसको बोलेंगे धनानंद। कौन बोलेंगे, धनानंद, जो मगध साम्राज्य पर, धनानंद जो है यह कहाँ पे, तो यह नंद वंश के अंतिम शासक होता है, नंद वंश के अंतिम शासक, ध्यान रखना है इसको। नंद वंश के शासक, अंतिम शासक है मगध पर, पाटलिपुत्र जिसको बोलते हैं, तो मगध पर नंद वंश के अंतिम शासक कौन होते हैं, धनानंद। और यह सिकंदर के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, तो ध्यान इसको अच्छा से रखना है, बहुत बार पूछा गया है कि सिकंदर किसके, मगध के किस राजा के समकालीन थे, तो सिकंदर जो है मगध के किस राजा, तो धनानंद के समकालीन। समकालीन मतलब हम उम्र होता है, एक ही उम्र को। इसके बाद देखेंगे कि हम लोग देखेंगे आगे क्या, कि सिकंदर के सेनापति के बारे में और युद्ध के बारे में चर्चा करना है, तो हम लोग देखते हैं आगे के। देखिए सिकंदर के देखिएगा कि सेनापति के आप देखिए, तो इसमें सेनापति के रूप में दो है, कौन है, सेनापति के रूप में दो व्यक्ति है, दो सेनापति है, इसको अच्छा से याद रखना है। देखिए एक सेनापति जो है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, एक सेनापति बोलते हैं सेल्यूकस निकेटर,
ऐसे देखिए पढ़ने का तरीका है, एक बार में अगर बड़ा बड़ा शब्द है तो उसको 2 से लेवल करके 2 बार उच्चारण करके पढ़ेंगे ताकि याद भी हो जाएगा। सेल्यू, समझ गए। और दूसरा बार में क्या बोलेंगे, कस, सेल्यूकस हो गया, सेल्यूकस निकेटर है, सेल्यूकस निकेटर। और दूसरा जो हम लोग देखेंगे, दूसरा जो देखेंगे इसको बोलते हैं हम लोग निर्याकस। देखिए ये निर्याकस जो है आपसे पूछेगा, सिकंदर के 2 सेनापति थे, सिकंदर विश्व विजेता किसी ने कह दिया या हो गया विदेशी लेखक लोगों ने, तो हमको उससे नहीं देखना है कि क्या है। ऐसे विदेशी लोगों ने ऐसे भी विदेशी लोगों को बढ़ा चढ़ा कर ही दिखाया है, लेकिन पूछेगा आपसे क्या पूछेगा, आपसे बताइए कि सिकंदर के सेनापति 2 थे, तो उसमें से पूछेगा कि बताइए सिकंदर के स्थल सेनापति कौन थे और जल। तो आपको याद रखने का तरीका है, नीर मतलब जल होता है, नीर मतलब जल। तो देखिए यहाँ पे नीर का मतलब जो होता है, यहाँ पे क्या है, निर्याकस, निर्याकस। पढ़ने में प्रोनाउंसिएशन जो लगता है नीर पहले पढ़ा जाता है, तो न से नीर और न से क्या होगा, नीर मतलब जल। तो निर्याकस जो था वह किस प्रकार का सेनापति था, जल सेनापति। देखिए यह जो होता है ना, जल में युद्ध होगा तो उसका नेतृत्व कौन करेगा, स्थल में युद्ध होगा तो उसका नेतृत्व कौन करेगा। तो इसीलिए देख रहे थे ना कि वह नदी को पार करते उड़ते आ गया, लेकिन अंततः हुआ कहाँ पे, तो अंततः हुआ देखिएगा कि जो एक नदी है जिसको हम लोग बोलते हैं, कौन सा नदी, तो झेलम नदी तक युद्ध किया और व्यास नदी को पार करने से इनकार कर गया, व्यास नदी को वह पार नहीं कर पाया। तो यह आपसे पूछेगा कि बताइए सिकंदर निर्याकस जो था कैसा सेनापति था, तो जल सेनापति। कैसे पकड़ लेंगे, तो नीर से निर्याकस और नी से नीर, नीर मतलब जल होता है, नीर मतलब जल। अब देखेंगे सेल्यूकस निकेटर जो होते हैं, सेल्यूकस निकेटर के देखिएगा कि इन्होंने क्या करते हैं कि सिकंदर, देखिएगा कि सिकंदर जब युद्ध करते आते रहता है, सिंध के जो क्षेत्र होते हैं वह जीत लेता है सिकंदर, और जीत लेता है क्योंकि वहाँ के राजा उसको कोई विरोध नहीं करते हैं। और इसके बाद सिकंदर आगे बढ़ते हैं तो पंजाब के राजा पोरस से युद्ध करते हैं, और जब पोरस से युद्ध करते हैं तो उस समय पोरस ने उसको युद्ध करता है और बहुत विरोध करता है, लेकिन पोरस को इतना ताकत को देखते हुए सिकंदर ने उनके जमीन को वापस लौटा देता है, और वापस लौटाने के बाद क्या होता है कि वह घर चले जाते हैं। लेकिन सिंध उंध के आसपास में जो देखिए, सिंध के आसपास में जो देखिए कुछ जमीन होता है, उस जमीन को छुड़ाने के लिए देखिए कि चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सेल्यूकस निकेटर जो था, सेल्यूकस निकेटर देखिए यह सेनापति है। और देखिए सिकंदर के सेनापति कौन है, सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर जो होता है, सेल्यूकस निकेटर के बारे में हम लोग देखेंगे। तो सेल्यूकस निकेटर और के बीच युद्ध होता है, सेल्यूकस निकेटर वर्सेस कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। मतलब क्या कि सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में युद्ध होता है, ध्यान रखना इसको। यह सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त के बीच में युद्ध जो होता है, दोनों के बीच होता है, सेल्यूकस निकेटर वर्सेस चंद्रगुप्त मौर्य। यह युद्ध जो होता है, इस युद्ध का चर्चा जो देखिएगा एक बहुत बड़ा इतिहासकार है जिसका बोलते हैं एम्पियानस। नाम क्या होगा, एपियानस, इसको ध्यान रखना है। हिंदी में तो याद नहीं रहता है, तो उसको थोड़ा सा इंग्लिश में लिख लेंगे, याद रहेगा। ऐसा लिखेंगे, एम्पियानस को ऐसे लिखेंगे, एपियानस, ऐसे ही बोल लीजिएगा, एपियानस। यानी कि एपियानस जो है आपसे पूछेगा कि सेल्यूकस निकेटर, ध्यान रखिए मेरे बात को, सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में जो एक युद्ध हुआ है, उस युद्ध का वर्णन किस इतिहासकार ने किया है, तो इसका वर्णन जो कोई किया है, यह वर्णन किया है कौन, एम्पियानस पूछेगा आपसे। अब देखिए हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम लोग को याद रखना है कि सेल्यूकस निकेटर को आप देखिएगा तो यह युद्ध जो लड़ा था कौन, सेल्यूकस, सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस, सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर समझ लेना है, सेल्यूकस निकेटर वर्सेस चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसको देखिए चंद्रगुप्त मौर्य, ये दोनों के बीच में युद्ध होता है। सेल्यूकस निकेटर के बारे में आप जानते ही हैं कि यह किसके सेनापति, सेल्यूकस निकेटर सिकंदर के। देखिए दोनों के बीच में युद्ध होता है, और युद्ध को हम लोग बोलते हैं क्या, तो इस युद्ध को बोलते हैं झेलम नदी। देखिए कौन सा नदी, झेलम,
झेलने का मतलब कोई दुख झेलता है, यानी उसको बीतता है किसी के ऊपर शरीर पर दुख। तो झेलम को ही एक और नाम है लोग बीतास्ता। झेलम नदी का ही देखिए एक और नाम क्या है, बीतास्ता। इसके बाद देखिए तो इसी को हम लोग बोलते हैं, चूंकि झेलम नदी के तट पे सेल्यूकस निकेटर के द्वारा और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच, दोनों के बीच, सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में एक युद्ध होता है, और उस युद्ध को हम लोग बोलते हैं झेलम नदी, उस युद्ध को बोलते हैं झेलम नदी का युद्ध, बीतास्ता का युद्ध, या इसी को बोलते हैं हाइड्रे स्पीच, इसी को बोलते हैं हाइड्रे स्पीच, हाइड्रे स्पीच का युद्ध, हाइड्रे स्पीच का युद्ध। देखिए एक बात को याद रखना है, आपसे पूछता क्या है कि आपको बोलेगा कि झेलम नदी का युद्ध, बीतास्ता का युद्ध या हाइड्रे स्पीच का युद्ध जो है, यह युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था, तो आपको याद रखना है कि यह युद्ध जो लड़ा गया था उस 326 बीसी में। कब लड़ा गया था, 326 बीसी में लड़ा गया था। तो आपको इसको अच्छा से याद रखना है कि झेलम नदी का युद्ध या बीतास्ता का युद्ध या हाइड्रे स्पीच का युद्ध जो है किस वर्ष 326 में लड़ा गया था। देखिए झेलम नदी के युद्ध, झेलम नदी के युद्ध या बीतास्ता के युद्ध, देखिए झेलम नदी के युद्ध या बीतास्ता के युद्ध को ही हम लोग बोलते हैं क्या, हाइड्रो स्पीच का युद्ध। एक ही युद्ध को हम लोग 3 अलग अलग नाम से जानते हैं। एक युद्ध है झेलम नदी का युद्ध बोल देगा क्योंकि झेलम नदी के तट पर लड़ा गया था, बीतास्ता का युद्ध, या फिर इसको बोलेंगे हाइड्रे स्पीच का युद्ध। अब यह युद्ध जो आप देख रहे हैं इसी का हम लोग अभी चर्चा किए, कौन, एम्पियानस। कौन बोलेंगे, एम्पियानस। देखिए इसको याद रखना है, एम्पियानस। एम्पियानस जो है इस युद्ध का वर्णन किए थे। पूछेगा आपसे कि कौन से इतिहासकार ने सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध का वर्णन किए थे। एम्पियानस किस युद्ध का, तो झेलम नदी का युद्ध, बीतास्ता का युद्ध या हाइड्रे स्पीच का युद्ध का वर्णन जो किया था वह करने वाले इतिहासकार था एम्पियानस, जो किस किस के बीच लड़ा गया था, सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य। इसको देखना है। और देखिए इसमें होता क्या है, यह युद्ध जो होता है चंद्रगुप्त मौर्य, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, यह युद्ध चंद्रगुप्त मौर्य होता है, क्योंकि यह देखिए यह क्या था, बिहारी है, बिहारी यानी भारतीय है सबसे पहले तो, बिहारी है उसमें भी। तो यह सेल्यूकस निकेटर जो होता है यहाँ पे युद्ध को क्या होता है कि सेल्यूकस निकेटर युद्ध हार जाता है, और जब हार जाता है तो यहाँ याद रखें हारने के बाद संधि शर्त होता है, और उस संधि शर्त के हिसाब से सेल्यूकस निकेटर 2 चीज आता है। एक तो ये सोचता है कि यह बहुत बड़ा योग, यह जो है योग शासक है, योग राजा है, और उसी समय सेल्यूकस निकेटर के युद्ध को छोड़ के और यह अपने बेटी कर्नेलिया को विवाह करता है चंद्रगुप्त मौर्य से। तब पूछेगा आपसे, हार जाता है, और हारने के बाद देखिए कि सेल्यूकस निकेटर जो है वह क्या करता है, तो विवाह करता है अपनी पुत्री का विवाह। सेल्यूकस निकेटर की पुत्री होती है, पुत्री का नाम देखिएगा, पुत्री का नाम होता है क्या, कर्नेलिया। क्या होता है, कर्नेलिया। इसको अच्छा से याद रखिए, बोलेंगे कर्नेलिया, ध्यान रखिए। अब देखिए कर्नेलिया जो होती है, कर्नेलिया की कर्नेलिया, देखिए कर्नेलिया जो होती है इसको याद रखना है, कर्नेलिया वेड्स कौन, तो चंद्रगुप्त मौर्य। सीएम लिख दिया मतलब चंद्रगुप्त मौर्य। इसको याद रखना है कि कर्नेलिया के विवाह किसके, अपने सेल्यूकस निकेटर ने अपने पुत्री का विवाह कर्नेलिया को विवाह किसके साथ करता है, चंद्रगुप्त मौर्य। और देखिए विवाह के संधि शर्तों के अनुसार से, विवाह कहिए या युद्ध कहिए दोनों चीज, तो विवाह जब कर देता है सेल्यूकस निकेटर ने, तो विवाह के बाद देखिएगा कि सेल्यूकस निकेटर क्या करते हैं कि अपने संधि शर्तों के अनुसार, संधि शर्तों के अनुसार, संधि और शर्तों के अनुसार देखिए तो इन्होंने सबसे पहले देखिए कि देखिए चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में क्या क्या देते हैं, तो दहेज में जो देते हैं उसको हम लोग देखेंगे। देखिए दहेज में राज होता है कई राज, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, काबुल। पूछेगा काबुल, कंधार, हेरात और मकरात।
देखिए कैसे बोले, काबुल, कंधार, हेरात, मकरात, काबुल, कंधार, हेरात, मकरात, काबुल, कंधार, हेरात, मकरात। यह 4 गो राज जो होता है चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज के स्वरूप में दिया जाता है। इसके बाद देखिएगा साथ ही में शादी ब्याह जब होता है तो शादी ब्याह के समय आप देखिएगा शादी ब्याह जब होता है तो शादी ब्याह के समय ही देखिएगा